Assalamu alaikum to all my science and chemistry lovers. My name is Bisma Asghar and today we are gathered here to study a little more about reactions. जहाँ हमने इतने रिएक्शंस पढ़ लिए और देख लिया कि रिएक्शंस होते किस तरह से हैं, वहाँ आज हम एक दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एटमॉस्फेयर में होती हैं, मतलब कुछ गैसेस होती हैं जिसको इंडस्ट्रियली यूज़ किया जाता है कुछ बहुत ही फ़ायदेमंद प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। उन प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन और वो सारी की सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं और ये कौन सी चीज़ें हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं और आपको इंडस्ट्रियली हेल्प आउट करती हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो जी केमिस्ट, आज हम देखेंगे कि हमारे जितने हमने रिएक्शन की अभी तक बेसिक्स पढ़ी हैं, हमने उनको यूज़ कहाँ पे करना होता है। उसके एक दो यूज़ केसेस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी और उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बोर नहीं होना हमने लेक्चर से। सिर्फ हमने ये देखना है कि हमने जो इतनी केमिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन केमिकल इक्विलिब्रियम को समझते समझते ले ली है, इसको हमने यूज़ किधर करना है। तो आपको मैं सबसे पहले ये बताती चलूँ कि हमेशा केमिकली कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए या इंडस्ट्री में कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए उसी चीज़ का ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। देखें, जो चीज़ नेचर में है वो बहुत ही स्टेबल फॉर्म में है और जो चीज़ ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में है ना, आपको उधर से ही आइडिया मिलता है कि आप कैसे कुछ केमिकली ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं जो फिर से अगेन स्टेबल फॉर्म में हो। दूसरा ये कि आप कोई भी नई चीज़ डिस्कवर ही तब तक नहीं कर सकते जब तक आप प्री एग्जिस्टिंग चीज़ों को यूज़ ना कर लें, और प्री एग्जिस्टिंग चीज़ें वही हैं जो नेचर की तरफ से इन्वायरमेंट में ऑलरेडी मौजूद हैं। अब नेचर की तरफ से इन्वायरमेंट में हमारे पास काफ़ी ऐसी काफ़ी नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जो एयर में हैं, अर्थ पे, ऑन लैंड हैं और अंडर वाटर हैं। इन सब चीज़ों को डिफरेंट तरीके से इंडस्ट्रियली यूज़ किया जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स को बनाने के लिए, और उन केमिकल्स के आगे बहुत ज़्यादा यूज़ केसेस आते हैं जिससे हम डेली लाइफ में उनको यूज़ भी करते हैं। हमें बस अभी तक पता नहीं था कि हम उनको यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे किस तरह का यूज़ केस डिस्कस करने लगे हैं। एयर में भी ऐसे मौजूद हैं सब्सटेंसेस जिनको यूज़ किया जा सकता है, लैंड पे भी हैं, अंडर वाटर भी हैं, लेकिन एयर में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे अभी। एयर में मतलब हमारी हवा में बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं और उन गैसेस की अपनी अपनी परसेंटेजेस हैं। मतलब कोई है जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी और कोई है जो थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट होगी, लेकिन वो सब गैसेस कहीं ना कहीं यूज़ हो रही होती हैं। इंडस्ट्रियल साइड पे जाने के लिए सबसे पहले बहुत सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपकी एयर में मौजूद है और इसी तरह इन दोनों की कॉम्बिनेशन से वाटर फॉर्मेशन होती है। अब ये वाटर आपको पता है कि हम सब की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाटर नहीं बनेगा तो हम ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। वाटर की कंजम्पशन इंपॉर्टेंट है और उसी तरह वाटर की फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाटर कहाँ से बेसिकली डिराइव हुआ? ये उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से डिराइव हुआ जो ऑलरेडी गैसेस एयर में मौजूद थी। इसी तरह हमारे पास दो और इम्पॉर्टेंट गैसेस ऑलरेडी एयर में मौजूद होती हैं। एक तो हमने वही बात कर ली ना, ऑक्सीजन की। हमारे पास नाइट्रोजन भी एयर में मौजूद होती है और नाइट्रोजन वैसे बहुत ही स्टेबल फॉर्म में होती है एयर में। नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी एयर में वो हर वक्त आपके इर्द गिर्द प्रेजेंट है, लेकिन कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं आ रहा आपके ऊपर। उसकी स्टेबल फॉर्म इतनी ज़्यादा है कि नाइट्रोजन जिस स्टेबल फॉर्म में एयर में मौजूद है वो उससे टूट कर कोई ऐसा सब्सटेंस बना ही नहीं रहा जिससे आपकी और मेरी हेल्थ ख़राब हो सके। तो नेचर ने नाइट्रोजन को रखा है एयर में। अब इंडस्ट्रियली क्या किया जाता है कि इसी एयर में से इस नाइट्रोजन को हम निकालते हैं और यूज़ करते हैं, जिसके डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, और उसके बाद इस नाइट्रोजन से नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स बनते हैं। फर्टिलाइज़र के वर्ड से आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि ये किधर यूज़ होते हैं। ये फार्मर्स यूज़ करते हैं। फार्मर्स यूज़ करेंगे तो उनकी क्रॉप्स की यील्ड अच्छी होगी, यील्ड अच्छी होगी तो बहुत सारी नेचुरल ऐसे खाने पीने की चीज़ें हैं कि जो आपको और हमें ऑन टाइम मिलती रहेंगी, जिससे हमारी इन रिटर्न हमारी जो लाइफ है वो उस पर डिपेंड करती है और इसी तरह हमारी हेल्थ उस पर डिपेंड करती है बेसिकली। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन से डिराइव होते हैं और फिर उनको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले यही नाइट्रोजन एयर से ली जाती है,
इंडस्ट्रियली डिफरेंट केमिकल से, जिन केमिकल्स को डिस्कस करके अभी हम बोर नहीं होंगे। और इन्हीं नाइट्रोजन को एयर से लेके इसी नाइट्रोजन को फिर इस तरह से यूज़ किया जाता है कि आगे फर्टिलाइज़र्स की फॉर्मेशन हो जाए। फिर फर्टिलाइज़र्स को हमने जो अभी रेट ऑफ रिएक्शन की इतनी चीज़ें पढ़ी थी कि रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करने के क्या तरीके हैं, उस तरह से नाइट्रोजन को जब एज अ रिएक्टेंट यूज़ करते हैं तो हम ऐसे प्रोसेस में ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं कि रिएक्शन बहुत फास्ट हो और जो फर्टिलाइज़र हमने बनाना है वो हम जल्दी जल्दी बना सकें। उस फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन से पहले जो एक रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में जो हमने इतने लेक्चर्स में पढ़ा भी है, अमोनिया फॉर्मेशन। एयर में आपकी मौजूद है नाइट्रोजन और एयर में मौजूद है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करना है, आप उनको इंडस्ट्रियली ले आए हैं, आपने उनका कॉम्बिनेशन करवा दिया है और टेम्परेचर भी इतना फिजिबल रख दिया है कि आपका प्रोडक्ट बहुत जल्दी बने। साथ साथ आपने कोई ना कोई कैटलिस्ट भी यूज़ कर लिया। वही रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करने के जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे वो सारे के सारे आप रिवाइज करें, इसी में हमने डाले और हमारा जो रिएक्शन था वो इतना फास्ट हो गया कि हमारे पास अमोनिया बहुत लार्ज अमाउंट में बनता गया। ये अमोनिया फर्दर उन फर्टिलाइज़र्स की फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंस रखता है और उन फर्टिलाइज़र्स की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है। तो आपने देखा कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक गैसेस थी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और इन एटमॉस्फेरिक गैसेस को हमने यूज़ किया इंडस्ट्रियली, इससे बना अमोनिया और अमोनिया से हमने मज़ीद बना दिया फर्टिलाइज़र्स। तो सबसे पहले इंडस्ट्री में जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन के जितने फैक्टर्स हमने पढ़े कि हमारे पास रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, प्रेशर इतना हो कि गैसेस आपस में रिएक्ट कर सकें और कैटलिस्ट यूज़ हो जाए कोई, साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर दिया। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए पढ़े वो सारे के सारे हमने अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए इंडस्ट्री में यूज़ कर लिए, जिससे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे से रिएक्ट करेंगी, अमोनिया बनेगा और अमोनिया फर्दर फर्टिलाइज़र्स में यूज़ हो जाएगा। इस तरह से ये पहला यूज़ केस था कि कैसे आपने दो एटमॉस्फेरिक गैसेस को यूज़ किया और आपने केमिकली इंडस्ट्री में एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो आप डेली लाइफ में या बहुत से लोगों की डेली लाइफ में ये यूज़ हो सकता है। जैसे फार्मर्स को फर्टिलाइज़र्स की बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको इसकी ज़रूरत है। इसके अलावा एक दो एग्जांपल से और समझते हैं। हमारे एयर में सल्फ़र भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। इन्हीं सब के गैसेस के कॉम्बिनेशन से हम एक और रिएक्शन प्रोसीड करते हैं जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड भी इंडस्ट्रियली इसको केमिकली हम लोग बनाते हैं उन्हीं एटमॉस्फेरिक गैसेस को लेके, और सल्फ्यूरिक एसिड को हम बना के फिर उसको बहुत जगहों पे वैसे यूज़ करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसको हम किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, और इसके अलावा इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली या इंडस्ट्रियली बनने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम इस सल्फ्यूरिक एसिड से बनाते हैं। इसीलिए हम इस सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। अब ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड आपके पेंट्स की फॉर्मेशन में यूज़ हो सकता है, इससे बहुत से डाइज बनते हैं। केमिकली आप बहुत से रिएक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए इसको यूज़ करेंगे। बहुत से एसिड बेस्ड रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड काम आता है। बहुत से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास एज अ कैटलिस्ट काम आ जाता है और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिएक्शंस को ये स्पीड अप कर देता है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स भी ऐसे होते हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड से बनते हैं, और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सल्फ्यूरिक एसिड से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इंडस्ट्रियली। ये रिएक्शन भी प्रोसीड करवाने के लिए आपने वही फैक्टर्स यूज़ करने हैं जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए पहले डिस्कस किए थे। कि आपने सरफेस एरिया देखना है रिएक्टेंट्स का, उसकी अमाउंट देखनी है, प्रेशर अगर गैसेस यूज़ हो रही हैं, फिर टेम्परेचर का इंक्रीज़, और उसके साथ साथ हमने कोई भी कैटलिस्ट ऐड कर देना है। इन द रिज़ल्ट हमारे पास ये सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। और अब अगर ये किंग ऑफ केमिकल्स है तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ी सी अमाउंट तो इसकी नहीं चाहिए रिएक्शन के बाद। इंडस्ट्रियली ये चाहिए होता है कि इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज़ हो सल्फ्यूरिक एसिड की, तो इसलिए जितना इसका यूज़ ज़्यादा है उतनी इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए वही बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए जो फैक्टर्स पड़े वो यहाँ पे अप्लाई होंगे।
और इसमें हमारे पास प्रोडक्ट किस तरह बनेगा, उसकी केसी की वैल्यूज़ भी डिराइव होंगी, जिससे आपको ये पता लगेगा कि क्या आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्रियली उतना बन रहा है जितना चाहिए। तो जितनी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड चीज़ें हमने पढ़ी थी वो सारी की सारी हमने फिर इंडस्ट्री में अप्लाई कर ली। अपने रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट किया, देखा कहीं केसी की वैल्यू छोटी तो नहीं आ रही, क्या सल्फ्यूरिक एसिड उतना बन रहा है जितना हमें चाहिए। अगर तो वो कम बन रहा हुआ तो उसमें हम कंडीशंस को चेंज करेंगे। उन केमिकल रिएक्शंस की तरफ अभी हम इस लेक्चर में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्यों केमिकल रिएक्शंस की इतनी डिटेल को पढ़ रहे हैं। फिर आपने वो सारे के सारे चेंजेस किए और जो ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट्स थी सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चर के लिए वो आपने यूज़ कर ली। सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चर के लिए सारी की सारी ऑप्टिमम कंडीशंस दे दी गई और इसकी मैन्युफैक्चर हो गई। अब ये एसिड बनेगा और ये एसिड बनने के बाद बहुत डिफरेंट चीज़ों में काम आ जाता है। किंग ऑफ केमिकल्स ऑलरेडी इसका नाम है, मैंने आपको पहले ही बताया है, जिससे पता चलता है कि आप इसको बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चर में भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत से रिएक्शंस इसकी प्रेजेंस में करवा भी सकते हैं। एसिड्स और बेसिस भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझने के लिए हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से रिएक्शंस ऐसे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, जो अगर आपको समझ ना आ रहे हो तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने से उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो इतना अच्छे तरीके से बनता है कि वो रिएक्शंस आराम से परफॉर्म हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट वर्ड्स आई एम ट्राइंग टू से कि आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि कैसे वो इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर जब तक नहीं होगा तब तक आपके नॉर्मल रूटीन की ऐसी चीज़ें जो नहीं बनेगी जिनमें इसको यूज़ किया जा सके। बाय द वे डिटर्जेंट्स वगैरह में भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, तो डिटर्जेंट्स और ये सब चीज़ें तो आप नहीं कह सकते कि आपके घरों में भी यूज़ नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन की नॉलेज एक केमिस्ट के पास होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक केमिस्ट के पास नॉलेज है तो उसको पता है कि उसने एटमॉस्फेरिक गैसेस या कोई भी इन्वायरमेंटल चीज़ कैसे यूज़ करनी है कोई बहुत ही यूज़फुल चीज़ें बनाने के लिए। और फिर बनानी तो उसने है ही, पर उन रिएक्शंस को ऑप्टिमम कंडीशंस किस तरह से देनी है ताकि वो रिएक्शन स्पीड अप हो और डेली बेसिस पे इतने ज़्यादा प्रोडक्ट में हमारे पास वो चीज़ें बने जो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज़ हो सकें। इस तरह से एवरीडे लाइफ भी मेंटेन हो जाती है और इंडस्ट्रियली केमिकल्स की मैन्युफैक्चर भी हो जाती है। तो ये 2-3 यूज़ केस थे जो हमने पढ़े और हमने देखा कि कैसे हमारे पास इन रिएक्शंस को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री में इनको परफॉर्म करवाना है और इंडस्ट्री में आप रेट ऑफ रिएक्शन का स्लो होना अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडस्ट्री में आपका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होना ज़रूरी है, तो उसको फास्ट करने की जो जो कंडीशंस हैं उनको अप्लाई किया जाता है वन बाय वन और फिर उन कंडीशंस को डिराइव किया जाता है जिस पे वो रिएक्शन प्रोसीड हो। जाहिर सी बात है, जब आप इंडस्ट्री में रिएक्शन करें तो डेली बेसिस पे तो नहीं आप कंडीशंस चेंज करके देखेंगे कि ये काम कर रही है कि नहीं, ये काम कर रही है कि नहीं। आप एक ही दफ़ा सारा का सारा रिएक्शन परफॉर्म करवा के डिफरेंट कंडीशंस के अंदर ये देख लेंगे कि कौन सी कंडीशंस में मैक्सिमम प्रोडक्ट बनता है और फिर वो जो मैक्सिमम प्रोडक्ट डिराइव हो जाता है उसी बेस पर डेली आप उस रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। तो बात समझ में आई कि कैसे इंडस्ट्री में हमारा यूज़ केस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक गैसेस यूज़ हुई और यूज़ होके वो आगे उन्होंने बहुत ही खूबसूरत और बड़े ज़्यादा इंडस्ट्रियल केमिकल्स बना दिए जिनको फर्दर हमने अपनी एवरीडे लाइफ की चीज़ों में यूज़ कर लिया। और इस तरह से हम डेली बेसिस पे देखते हैं कि कहीं पे भी किसी इंडस्ट्री में बने केमिकल की कमी नहीं आ रही, क्योंकि सही तरह जो रिएक्शन के कॉन्सेप्ट्स हमने समझे हैं वो सारे यूज़ हो रहे हैं और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं। ये एक छोटा सा यूज़ केस था जिसमें हमने ज़्यादा डिटेल में इसके रिएक्शन तो नहीं देखे, लेकिन हमें ये ज़रूर समझ आ गया कि क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन रेट्स को समझना और क्यों इम्पॉर्टेंट है उनको फास्ट करना, ताकि इक्विलिब्रियम पे पहुंच के हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका हमें फ़ायदा है भी कि नहीं, हम उसको भी देख सकें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सारी की सारी चीज़ें देखी और इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज आपने देखा कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट हैं जिसमें से 2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे कितने काम की होती हैं और इंडस्ट्रियली उनको किस तरह से हम यूज़ करते हैं। इन्हीं पे हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी के लिए हमारे लिए सिर्फ यही समझना ज़रूरी था कि रिएक्शन क्या होता है। हमने केमिकल रिएक्शन की बेसिक्स को समझना था और केमिकल रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करता है और हम फिर
वो सारी की सारी जो केमिस्ट्री है उसको यूज़ कहाँ पे करते हैं उसको हमने समझा है। तो टू ऑल द केमिस्ट्स आउट देयर जिनको अभी तक ये सारी बातें समझ आ गई हैं, आपको पता लग गया होगा कि केमिस्ट्री का इंडस्ट्रियल यूज़ किस तरह से हम करते हैं। आगे हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और प्रैक्टिस के बाद हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ग्रास्प हो चुके होंगे और ऑन पॉइंट हो चुके होंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे हमारी बुक की, और एक्सरसाइज के बारी बारी एक एक क्वेश्चन को गो थ्रू करेंगे अपनी यही कॉन्सेप्ट्स को और मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।